किया और स्कूल चलाने का उनको जगह दी और उनके साथ में अपनी बहन को शिक्षिका के रूप में भेजा। कहां से भाई हो गया दुश्मन हमारा मुस्लिम जिस तरह से गंगा जमुनी तहसील लेकर के चलता है और चलता रहा है और हर जगह उन्होंने भाईचारा कायम किया है, अमन चैन कायम किया है। मैं उन सभी भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनको गले लगाता हूं, क्योंकि हमारे प्रत्याशी महोदय हमारे बीच में आ चुके हैं। बहुत कुछ बोलना, बहुत कुछ बताना है। मैं अपने को सीमित करते हुए अपना सारा समय अपने प्रत्याशी महोदय को देंगे। आप लोग भी बहुत समय से बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बार एक लाइन से अपनी बात को समाप्त करता हूं। 13 तारीख मतदान के दिन कोई काम नहीं, पहले मतदान फिर जलदान। एक कीजिए। दूसरी बहन कुमारी मायावती जी 7 तारीख को लखीमपुर आ रही हैं, उसमें भारी से भारी संख्या में साधन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको वहां चल के बहन जी की बातों को सुनना है, बहन जी के संदेशों को सुनना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम। किया और स्कूल चलाने का उनको जगह दी और उनके साथ में अपनी बहन को शिक्षिका के रूप में भेजा। कहां से भाई हो गया दुश्मन हमारा मुस्लिम जिस तरह से गंगा जमुनी तहसील लेकर के चलता है और चलता रहा है और हर जगह उन्होंने भाईचारा कायम किया है, अमन चैन कायम किया है। मैं उन सभी भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनको गले लगाता हूं, क्योंकि हमारे प्रत्याशी महोदय हमारे बीच में आ चुके हैं। बहुत कुछ बोलना, बहुत कुछ बताना है। मैं अपने को सीमित करते हुए अपना सारा समय अपने प्रत्याशी महोदय को देंगे। आप लोग भी बहुत समय से बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बार एक लाइन से अपनी बात को समाप्त करता हूं। 13 तारीख मतदान के दिन कोई काम नहीं, पहले मतदान फिर जलदान। एक कीजिए। दूसरी बहन कुमारी मायावती जी 7 तारीख को लखीमपुर आ रही हैं, उसमें भारी से भारी संख्या में साधन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको वहां चल के बहन जी की बातों को सुनना है, बहन जी के संदेशों को सुनना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम।
कांसीराम साहब ने कहा कि आप पिछड़ों की राजनीति करते हो देवीलाल जी, आप उप प्रधानमंत्री हो, आप हमारा साथ दो आकर के। तब देवीलाल जी ने कहा अगर हम आपका साथ देते हैं तो कहीं राजा बीपी सिंह हमें कुर्सी से न हटा दे। तब मान्यवर कांसीराम साहब कहते हैं कि ताऊ अगर तू तोलेगा तो लाल किला से बोलेगा, मतलब अगर तुम पिछड़ों का साथ दोगे तो दिल्ली की कुर्सी पे राज भी कर सकते हो। तभी कहा था, ये बात देवीलाल जी को समझ में आ गई। तो देवीलाल जी चल दिए, कहा ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं चल करके। और ये बात जैसे ही भनक लगी बीपी सिंह को, तो बीपी सिंह ने आनंद फानंद में तुरंत मान्यवर साहब को, बहन जी को बुला लिया और कहा कि बताओ आपकी क्या मांगे है। तब मान्या बहन जी ने कहा कि मेरी मांग जो भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से देश चलता है, लेकिन बाबा साहब को अभी तक सम्मान नहीं मिला है, तो बाबा साहब के लिए भारत रत्न की मांग की थी उस समय कि भारत रत्न दिया जाए और मंडल कमीशन लागू किया जाए, ऐसी मांगे रखी थी उस समय। ये बात पता चल गई, किसको पता चली? ये भाजपा के लोगों को पता चल गई। भाजपा के लोग उस समय बीपी सिंह की सरकार को समर्थन दिए थे। भाजपा के लोगों ने कहा कि बीपी सिंह से अगर आपने माननीय कांसीराम साहब की बात मानी और मंडल कमीशन लागू किया तो हम समर्थन लेकर के कुर्सी छीन लेंगे, आपकी सरकार गिरा देंगे। अब आप समझो, ये वही भाजपा ही है जो बैकवर्ड समाज के लोगों को आरक्षण देना नहीं चाहते थे। आज बैकवर्ड समाज उन्हीं को भगवान मान करके घूम रहा है, उनको मालूम नहीं है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि बैकवर्ड समाज की असली हितैषी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन मान्या बहन जी पीछे नहीं हटी, मान्यवर कांसीराम साहब पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ एक ही बात पे अडिग हैं, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दो, मंडल कमीशन लागू करो। इससे पीछे हम कोई। कांसीराम साहब ने कहा कि आप पिछड़ों की राजनीति करते हो देवीलाल जी, आप उप प्रधानमंत्री हो, आप हमारा साथ दो आकर के। तब देवीलाल जी ने कहा अगर हम आपका साथ देते हैं तो कहीं राजा बीपी सिंह हमें कुर्सी से न हटा दे। तब मान्यवर कांसीराम साहब कहते हैं कि ताऊ अगर तू तोलेगा तो लाल किला से बोलेगा, मतलब अगर तुम पिछड़ों का साथ दोगे तो दिल्ली की कुर्सी पे राज भी कर सकते हो। तभी कहा था, ये बात देवीलाल जी को समझ में आ गई। तो देवीलाल जी चल दिए, कहा ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं चल करके। और ये बात जैसे ही भनक लगी बीपी सिंह को, तो बीपी सिंह ने आनंद फानंद में तुरंत मान्यवर साहब को, बहन जी को बुला लिया और कहा कि बताओ आपकी क्या मांगे है। तब मान्या बहन जी ने कहा कि मेरी मांग जो भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से देश चलता है, लेकिन बाबा साहब को अभी तक सम्मान नहीं मिला है, तो बाबा साहब के लिए भारत रत्न की मांग की थी उस समय कि भारत रत्न दिया जाए और मंडल कमीशन लागू किया जाए, ऐसी मांगे रखी थी उस समय। ये बात पता चल गई, किसको पता चली? ये भाजपा के लोगों को पता चल गई। भाजपा के लोग उस समय बीपी सिंह की सरकार को समर्थन दिए थे। भाजपा के लोगों ने कहा कि बीपी सिंह से अगर आपने माननीय कांसीराम साहब की बात मानी और मंडल कमीशन लागू किया तो हम समर्थन लेकर के कुर्सी छीन लेंगे, आपकी सरकार गिरा देंगे। अब आप समझो, ये वही भाजपा ही है जो बैकवर्ड समाज के लोगों को आरक्षण देना नहीं चाहते थे। आज बैकवर्ड समाज उन्हीं को भगवान मान करके घूम रहा है, उनको मालूम नहीं है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि बैकवर्ड समाज की असली हितैषी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन मान्या बहन जी पीछे नहीं हटी, मान्यवर कांसीराम साहब पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ एक ही बात पे अडिग हैं, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दो, मंडल कमीशन लागू करो। इससे पीछे हम कोई। कांसीराम साहब ने कहा कि आप पिछड़ों की राजनीति करते हो देवीलाल जी, आप उप प्रधानमंत्री हो, आप हमारा साथ दो आकर के। तब देवीलाल जी ने कहा अगर हम आपका साथ देते हैं तो कहीं राजा बीपी सिंह हमें कुर्सी से न हटा दे। तब मान्यवर कांसीराम साहब कहते हैं कि ताऊ अगर तू तोलेगा तो लाल किला से बोलेगा, मतलब अगर तुम पिछड़ों का साथ दोगे तो दिल्ली की कुर्सी पे राज भी कर सकते हो। तभी कहा था, ये बात देवीलाल जी को समझ में आ गई। तो देवीलाल जी चल दिए, कहा ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं चल करके।
और ये बात जैसे ही भनक लगी बीपी सिंह को, तो बीपी सिंह ने आनंद फानंद में तुरंत मान्यवर साहब को, बहन जी को बुला लिया और कहा कि बताओ आपकी क्या मांगे हैं। तब मान्या बहन जी ने कहा कि मेरी मांग, जो भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से देश चलता है, लेकिन बाबा साहब को अभी तक सम्मान नहीं मिला है, तो बाबा साहब के लिए भारत रत्न की मांग की थी उस समय कि भारत रत्न दिया जाए और मंडल कमीशन लागू किया जाए, ऐसी मांगे रखी थी उस समय। ये बात पता चल गई, किसको पता चली? ये भाजपा के लोगों को पता चल गई। भाजपा के लोग उस समय बीपी सिंह की सरकार को समर्थन दिए थे। भाजपा के लोगों ने कहा कि बीपी सिंह से अगर आपने मानवर कांसीराम साहब की बात मानी और मंडल कमीशन लागू किया तो हम समर्थन लेकर के कुर्सी छीन लेंगे, आपकी सरकार गिरा देंगे। अब आप समझो, ये वही भाजपा ही है जो बैकवर्ड समाज के लोगों को आरक्षण देना नहीं चाहते थे। आज बैकवर्ड समाज उन्हीं को भगवान मान करके घूम रहा है, उनको मालूम नहीं है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि बैकवर्ड समाज की असली हितैषी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन मान्या बहन जी पीछे नहीं हटी, मान्यवर कांसीराम साहब पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ एक ही बात पे अड़े थे, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दो, मंडल कमीशन लागू करो। इससे पीछे हम कोई सिर्फ गुमराह करने आए। इसीलिए हम आपसे अपील करते हैं कि बैकवर्डों के पास जाइए, जो गुमराह हो गए हैं उनके पास जाइए। हम लोग बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे नेता बहन जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी के ऊपर लगातार एफआईआर लादी जा रही है। हमारे लोकसभा के प्रत्याशी सम्मानित अंशे कालरा जी के ऊपर एफआईआर लादी जा रही है। इसका सीधा सा एक ही मतलब है, जिससे डर होता है उसी के ऊपर एफआईआर लादी जाती है। आप समझ लो कि आपकी कितनी बड़ी ताकत उभर करके सामने आने वाली है। आप अपनी ताकत को बचा लो। और हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि एक एक युवा बारूद बनकर के दाग दो इनके सीने में, एक एक वोट दाग दो इनके सीने में। मांग लो इनसे हिसाब, 10 साल का मांगो इनसे हिसाब कि बताओ हमारा 10 साल कहाँ गया, कहाँ गया हमारा 10 साल? हमें नौकरी नहीं दी, हमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पेमेंट किया। अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ऊपर से देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे किसके लिए हमने संविधान बनाया, किसके लिए बनाया? आज 5 किलो गल्ले में बेच दिया बोले। तो आप लोगों को जमीर को जगाना होगा, और जमीर को अगर जाग जाए तो 7 तारीख को मान्या बहन जी आ रही है जीआईसी ग्राउंड में। 7 तारीख को मान्या बहन जी जीआईसी ग्राउंड में आपके जनपद लखीमपुर में आ रही है। निकल के आइए रेला, निकल के आइए, गांव गांव पूरा खाली करके आइए लखीमपुर को, पूरी चारों तरफ से लखीमपुर को बिल्कुल जाम कर दीजिए और मैसेज दे दीजिए कि लखीमपुर की 28 की लोकसभा से अंशे कालरा जी जीत करके जा रहे हैं और कोई नहीं जीतेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम सिर्फ गुमराह करने आए। इसीलिए हम आपसे अपील करते हैं कि बैकवर्डों के पास जाइए, जो गुमराह हो गए हैं उनके पास जाइए। हम लोग बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे नेता बहन जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी के ऊपर लगातार एफआईआर लादी जा रही है। हमारे लोकसभा के प्रत्याशी सम्मानित अंशे कालरा जी के ऊपर एफआईआर लादी जा रही है। इसका सीधा सा एक ही मतलब है, जिससे डर होता है उसी के ऊपर एफआईआर लादी जाती है। आप समझ लो कि आपकी कितनी बड़ी ताकत उभर करके सामने आने वाली है। आप अपनी ताकत को बचा लो। और हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि एक एक युवा बारूद बनकर के दाग दो इनके सीने में, एक एक वोट दाग दो इनके सीने में। मांग लो इनसे हिसाब, 10 साल का मांगो इनसे हिसाब कि बताओ हमारा 10 साल कहाँ गया, कहाँ गया हमारा 10 साल? हमें नौकरी नहीं दी, हमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पेमेंट किया। अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ऊपर से देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे किसके लिए हमने संविधान बनाया, किसके लिए बनाया? आज 5 किलो गल्ले में बेच दिया बोले। तो आप लोगों को जमीर को जगाना होगा, और जमीर को अगर जाग जाए तो 7 तारीख को मान्या बहन जी आ रही है जीआईसी ग्राउंड में। 7 तारीख को मान्या बहन जी जीआईसी ग्राउंड में आपके जनपद लखीमपुर में आ रही है। निकल के आइए रेला, निकल के आइए, गांव गांव पूरा खाली करके आइए लखीमपुर को, पूरी चारों तरफ से लखीमपुर को बिल्कुल
जाम कर दीजिए और मैसेज दे दीजिए कि लखीमपुर की 28 की लोकसभा से अनसाइड कालराजी जीत करके जा रहे हैं और कोई नहीं जीतेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दें। सिर्फ गुमराह करने आए, इसीलिए हम आपसे अपील करते हैं कि बैकवर्डों के पास जाइए, जो गुमराह हो गए हैं उनके पास जाइए। हम लोग बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे नेता बहन जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी के ऊपर लगातार FIR लादी जा रही है। हमारे लोकसभा के प्रत्याशी सम्मानित अंशेख कालरा जी के ऊपर FIR लादी जा रही है। इसका सीधा सा एक ही मतलब है, जिससे डर होता है उसी के ऊपर FIR लादी जाती है। आप समझ लो कि आपकी कितनी बड़ी ताकत उभर करके सामने आने वाली है। आप अपनी ताकत को बचा लो। और हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि एक एक युवा बारूद बनकर के दाग दो इनके सीने में, एक एक वोट दाग दो इनके सीने में। मांग लो इनसे हिसाब, 10 साल का मांगो इनसे हिसाब कि बताओ हमारा 10 साल कहाँ गया, कहाँ गया हमारा 10 साल। हमें नौकरी नहीं दी, हमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पेमेंट किया। अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ऊपर से देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे किसके लिए हमने संविधान बनाया, किसके लिए बनाया। आज 5 किलो गल्ले में बेच दिया बोले। तो आप लोगों को जमीर को जगाना होगा और जमीर को अगर जाग गए तो 7 तारीख को मान्य बहन जी आ रही है GIC ग्राउंड में। 7 तारीख को मान्य बहन जी GIC ग्राउंड में आपके जनपद लखीमपुर में आ रही है। निकल के आइए रेला, निकल के आइए, गांव गांव पूरा खाली करके आइए। लखीमपुर को पूरी चारों तरफ से लखीमपुर को बिल्कुल जाम कर दीजिए और मैसेज दे दीजिए कि लखीमपुर की 28 की लोकसभा से अनसाइड कालराजी जीत करके जा रहे हैं और कोई नहीं जीतेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दें। सिर्फ गुमराह करने आए, इसीलिए हम आपसे अपील करते हैं कि बैकवर्डों के पास जाइए, जो गुमराह हो गए हैं उनके पास जाइए। हम लोग बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे नेता बहन जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी के ऊपर लगातार FIR लादी जा रही है। हमारे लोकसभा के प्रत्याशी सम्मानित अंशेख कालरा जी के ऊपर FIR लादी जा रही है। इसका सीधा सा एक ही मतलब है, जिससे डर होता है उसी के ऊपर FIR लादी जाती है। आप समझ लो कि आपकी कितनी बड़ी ताकत उभर करके सामने आने वाली है। आप अपनी ताकत को बचा लो। और हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि एक एक युवा बारूद बनकर के दाग दो इनके सीने में, एक एक वोट दाग दो इनके सीने में। मांग लो इनसे हिसाब, 10 साल का मांगो इनसे हिसाब कि बताओ हमारा 10 साल कहाँ गया, कहाँ गया हमारा 10 साल। हमें नौकरी नहीं दी, हमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पेमेंट किया। अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ऊपर से देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे किसके लिए हमने संविधान बनाया, किसके लिए बनाया। आज 5 किलो गल्ले में बेच दिया बोले। तो आप लोगों को जमीर को जगाना होगा और जमीर को अगर जाग गए तो 7 तारीख को मान्य बहन जी आ रही है GIC ग्राउंड में। 7 तारीख को मान्य बहन जी GIC ग्राउंड में आपके जनपद लखीमपुर में आ रही है। निकल के आइए रेला, निकल के आइए, गांव गांव पूरा खाली करके आइए। लखीमपुर को पूरी चारों तरफ से लखीमपुर को बिल्कुल जाम कर दीजिए और मैसेज दे दीजिए कि लखीमपुर की 28 की लोकसभा से अनसाइड कालराजी जीत करके जा रहे हैं और कोई नहीं जीतेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दें। दांत लेने लगे, आज मुझे देर हुआ है। सुंदरबन से लगा करके, दौदापुर से लगा करके हमारे भाई प्रतेंद्र सिंह सिद्धू जी, जिन्होंने अपने तन मन और धन से भाई अंशेख कालरा के लिए लगे हैं, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर बैठे हुए बहुजन समाज के समस्त साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि समय काफी हो गया है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, विद्वान वक्ताओं ने सारी बातें रखी हैं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं बोला भी करता हूँ। तो साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन बहुजन समाज की शिक्षा और सत्ता सम्मान, धन, शिक्षा, सत्ता, सम्मान अगर हमें मिला होता तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो समाज 6743 जातियों में बता था, धरनी मानव कांसी साहब, हम 2000 वर्ष तक
गुलाम रहे, क्यों गुलाम रहे? 2000 वर्ष तक गुलाम रहे, क्यों गुलाम रहे? मोहम्मद गजनवी जैसे लोग आए, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और वहां से लड़े, हीरा जवाहरात आभूषण युक्त भगवान को ऊंटों और खच्चरों पर लहराते हुए खेतों में खींच कर लेकर चले गए। जहां पर हमें शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया, जहां हमें रक्षा के अधिकार से वंचित किया गया, एक को पैसा कमाने का अधिकार दिया गया, एक को सेवा करने का अधिकार दिया गया। उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था कि शूद्रों को शस्त्र धारण करने का अधिकार दे दिया गया होता, ये देश कभी गुलाम नहीं होता है। बात बाबा डॉक्टर अम्बेडकर। मैं आज इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं आरक्षण की बात को लेकर के पूछना चाहता हूँ, आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण एक समझौता हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब देश आजाद हुआ हो रहा था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वायसराय से कहा, आप हमारे देश से तो चले जाओगे, हम लोग एक गुलामी से छूटेंगे, दूसरी गुलामी में फंस जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस अंग्रेज वायसराय ने कहा, जो कुछ कहना है मेमोरेंडम दीजिए। बांधने में लगे, आज मुझे देर हुआ है। सुंदरबन से लगा करके, दौदापुर से लगा करके हमारे भाई प्रतेंद्र सिंह सिद्धू जी, जिन्होंने अपने तन मन और धन से भाई से कालरा के लिए लगे हैं, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर बैठे हुए बहुजन समाज के समस्त साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि समय काफी हो गया है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, विद्वान वक्ताओं ने सारी बातें रखी हैं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं बोला भी करता हूं। तो साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन बहुजन समाज की शिक्षा और सत्ता सम्मान, धन, शिक्षा, सत्ता, सम्मान अगर हमें मिला होता तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो समाज 6743 जातियों में बता था, धनी मानवर कांसीराम साहब, हम 2000 वर्ष तक गुलाम रहे, क्यों गुलाम रहे? 2000 वर्ष तक गुलाम रहे, क्यों गुलाम रहे? मोहम्मद गजनवी जैसे लोग आए, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और वहां से लड़े, हीरा जवाहरात आभूषण युक्त भगवान को ऊंटों और खच्चरों पर लहराते हुए खेतों में खींच कर लेकर चले गए। जहां पर हमें शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया, जहां हमें रक्षा के अधिकार से वंचित किया गया, एक को पैसा कमाने का अधिकार दिया गया, एक को सेवा करने का अधिकार दिया गया। उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था कि शूद्रों को शस्त्र धारण करने का अधिकार दे दिया गया होता, ये देश कभी गुलाम नहीं होता है। बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। मैं आज इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं आरक्षण की बात को लेकर के पूछना चाहता हूँ, आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण एक समझौता हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब देश आजाद हुआ हो रहा था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वायसराय से कहा, आप हमारे देश से तो चले जाओगे, हम लोग एक गुलामी से छूटेंगे, दूसरी गुलामी में फंस जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस अंग्रेज वायसराय ने कहा, जो कुछ कहना है मेमोरेंडम दीजिए। बांधने में लगे, आज मुझे देर हुआ है। सुंदरबन से लगा करके, दौदापुर से लगा करके हमारे भाई प्रतेंद्र सिंह सिद्धू जी, जिन्होंने अपने तन मन और धन से भाई से कालरा के लिए लगे हैं, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर बैठे हुए बहुजन समाज के समस्त साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि समय काफी हो गया है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, विद्वान वक्ताओं ने सारी बातें रखी हैं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं बोला भी करता हूं। तो साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान
मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन बहुजन समाज की शिक्षा और सत्ता सम्मान, धन शिक्षा सत्ता सम्मान अगर हमें मिला होता तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो समाज 6743 जातियों में बता था, धनी मानव कांसीराम साहब, हम 2000 वर्ष तक गुलाम रहे। क्यों गुलाम रहे? 2000 वर्ष तक गुलाम रहे। क्यों गुलाम रहे? मोहम्मद गजनवी जैसे लोग आए, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और वहां से लड़े हीरा जवाहरात आभूषण युक्त भगवान को ऊंटों और खच्चरों पर लहराते हुए खेतों में खींच कर लेकर चले गए। जहां पर हमें शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया, जहां हमें रक्षा के अधिकार से वंचित किया गया, एक को पैसा कमाने का अधिकार दिया गया, एक को सेवा करने का अधिकार दिया गया। उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था कि शूद्रों को शस्त्र धारण करने का अधिकार दे दिया गया होता, ये देश कभी गुलाम नहीं होता है। बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। मैं आज इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं आरक्षण की बात को लेकर के पूछना चाहता हूँ, आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण एक समझौता हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब देश आजाद हुआ हो रहा था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वायसराय से कहा, आप हमारे देश से तो चले जाओगे, हम लोग एक गुलामी से छूटेंगे, दूसरी गुलामी में फंस जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस अंग्रेज वायसराय ने कहा, जो कुछ कहना है मेमोरेंडम दीजिए। बांधने में लगे, आज जब मुझे देर हुआ है, सुंदरबन से लगा करके, दौदापुर से लगा करके हमारे भाई प्रतेंद्र सिंह सिद्धू जी, जिन्होंने अपने तन मन और धन से भाई से कालरा के लिए लगे हैं, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर बैठे हुए बहुजन समाज के समस्त साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि समय काफी हो गया है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, विद्वान वक्ताओं ने सारी बातें रखी हैं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं बोला भी करता हूं। तो साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन बहुजन समाज की शिक्षा और सत्ता सम्मान, धन शिक्षा सत्ता सम्मान अगर हमें मिला होता तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो समाज 6743 जातियों में बता था, धनी मानव कांसीराम साहब, हम 2000 वर्ष तक गुलाम रहे। क्यों गुलाम रहे? 2000 वर्ष तक गुलाम रहे। क्यों गुलाम रहे? मोहम्मद गजनवी जैसे लोग आए, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और वहां से लड़े हीरा जवाहरात आभूषण युक्त भगवान को ऊंटों और खच्चरों पर लहराते हुए खेतों में खींच कर लेकर चले गए। जहां पर हमें शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया, जहां हमें रक्षा के अधिकार से वंचित किया गया, एक को पैसा कमाने का अधिकार दिया गया, एक को सेवा करने का अधिकार दिया गया। उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था कि शूद्रों को शस्त्र धारण करने का अधिकार दे दिया गया होता, ये देश कभी गुलाम नहीं होता है। बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। मैं आज इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं आरक्षण की बात को लेकर के पूछना चाहता हूँ, आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण एक समझौता हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब देश आजाद हुआ हो रहा था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वायसराय से कहा, आप हमारे देश से तो चले जाओगे, हम लोग एक गुलामी से छूटेंगे, दूसरी गुलामी में फंस जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस अंग्रेज वायसराय ने कहा, जो कुछ कहना है मेमोरेंडम दीजिए। ये सरदार उधम सिंह का वंशज बैठे हुए हैं, उसी खानदान से ताल्लुक रखने वाले बैठे हैं। क्या हमें बात करते हो, हमें डराते हो भाजपा से? हम भाजपा से नहीं डरते हैं, हम डरते हैं अपने समाजवादियों से,
हम डरते हैं अपने समाजवादियों से, हमें भाजपा से कोई डर नहीं है, कांग्रेस से कोई डर नहीं है, हमें कोई डर है समाजवादियों से। समाजवादियों ने हमारे समाज का खून किया है, हमारे मुख्तार का खून किया है, हमारे अतीक का खून किया है, हमारे मंजूर का खून किया है, हमारे अशरफ का खून किया है, हमारे आजम भाई को जेल में बंद किया है, उनके लड़के को बंद किया है, हमारे समाज के लोगों का मान सम्मान का हनन किया है, हमारे समाज का कत्ल किया है। तो समाजवादी लोग क्या है? अगर समाजवादियों ने चाहा होता हमारे समाज का कत्ल होता, समाजवादियों ने चाहा होता तो हमारे लोग जेल में नहीं होते। बता दीजिए अखिलेश यादव ने, उनके पार्टी के लोगों ने कहां पर धरना किया है? विधानसभा में किए थे कि लोकसभा में किए थे, विधान परिषद में किए थे कि राज्यसभा में किए थे, कि लखनऊ में किए थे कि अम्बाला में किए थे, अमृतसर में किए थे कि कर्नाटक में किए थे? हमारे लोगों के लिए कुछ किए हो? बोलो, मेरे मुस्लिम समाज के लोग बैठे हो, हाफिज जी बोलिए, मुस्लिम समाज के लिए इन्होंने कुछ किया है? हमें दबाने का कौन किया है? अब भाजपा से डराते हैं, कहते हैं भाजपा आ जाएगी, अरे भाजपा आएगी तो हमारी गाड़ी डालेगी। इसलिए मेरी कौम के लोगों, मेरे समाज के लोगों, हम मुसलमान हैं, मर जाएंगे लुट जाएंगे, डर नहीं सकते हैं। तो मर्द के साथ रहो, अंश काला के साथ रहो। अंश काला मर्द आदमी है, अंश काला मर्द आदमी है, मर्द के साथ रहो, ऐसे नपुंसकों के साथ मत रहो जो हिजड़ों की खोज रखते हैं। मैं भाषण देना नहीं चाहता हूँ, भाषण देना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा जोश आ जाता है तो बोलने के मन करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ अपने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई अंश काला जी को। ये सरदार उधम सिंह का बंधक बैठे हुए हैं, उसी खानदान से ताल्लुक रखने वाले बैठे हैं। क्या हमें बात करते हो, हमें डराते हो भाजपा से? हम भाजपा से नहीं डरते हैं, हम डरते हैं अपने समाजवादियों से। हम डरते हैं अपने समाजवादियों से, हमें भाजपा से कोई डर नहीं है, कांग्रेस से कोई डर नहीं है, हमें कोई डर है समाजवादियों से। समाजवादियों ने हमारे समाज का खून किया है, हमारे मुख्तार का खून किया है, हमारे अतीक का खून किया है, हमारे मंजूर का खून किया है, हमारे अशरफ का खून किया है, हमारे आजम भाई को जेल में बंद किया है, उनके लड़के को बंद किया है, हमारे समाज के लोगों का मान सम्मान का हनन किया है, हमारे समाज का कत्ल किया है। तो समाजवादी लोग क्या है? अगर समाजवादियों ने चाहा होता हमारे समाज का कत्ल होता, समाजवादियों ने चाहा होता तो हमारे लोग जेल में नहीं होते। बता दीजिए अखिलेश यादव ने, उनके पार्टी के लोगों ने कहां पर धरना किया है? विधानसभा में किए थे कि लोकसभा में किए थे, विधान परिषद में किए थे कि राज्यसभा में किए थे, कि लखनऊ में किए थे कि अम्बाला में किए थे, अमृतसर में किए थे कि कर्नाटक में किए थे? हमारे लोगों के लिए कुछ किए हो? बोलो, मेरे मुस्लिम समाज के लोग बैठे हो, हाफिज जी बोलिए, मुस्लिम समाज के लिए इन्होंने कुछ किया है? हमें दबाने का कौन किया है? अब भाजपा से डराते हैं, कहते हैं भाजपा आ जाएगी, अरे भाजपा आएगी तो हमारी गाड़ी डालेगी। इसलिए मेरी कौम के लोगों, मेरे समाज के लोगों, हम मुसलमान हैं, मर जाएंगे लुट जाएंगे, डर नहीं सकते हैं। तो मर्द के साथ रहो, अंश काला के साथ रहो। अंश काला मर्द आदमी है, अंश काला मर्द आदमी है, मर्द के साथ रहो, ऐसे नपुंसकों के साथ मत रहो जो हिजड़ों की खोज रखते हैं। मैं भाषण देना नहीं चाहता हूँ, भाषण देना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा जोश आ जाता है तो बोलने के मन करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ अपने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई अंश काला जी को। ये सरदार उधम सिंह का बंधक बैठे हुए हैं, उसी खानदान से ताल्लुक रखने वाले बैठे हैं। क्या हमें बात करते हो, हमें डराते हो भाजपा से? हम भाजपा से नहीं डरते हैं, हम डरते हैं अपने समाजवादियों से। हम डरते हैं अपने समाजवादियों से, हमें भाजपा से कोई डर नहीं है, कांग्रेस से कोई डर नहीं है, हमें कोई डर है समाजवादियों से। समाजवादियों ने हमारे समाज का खून किया है, हमारे मुख्तार का खून किया है, हमारे अतीक का खून किया है, हमारे मंजूर का खून किया है, हमारे अशरफ का खून किया है, हमारे आजम भाई को जेल में बंद किया है, उनके लड़के को बंद किया है, हमारे समाज के लोगों का मान सम्मान का हनन किया है, हमारे समाज का कत्ल किया है। तो समाजवादी लोग क्या है? अगर समाजवादियों ने चाहा होता हमारे समाज का कत्ल होता, समाजवादियों ने चाहा होता तो हमारे लोग जेल में नहीं होते। बता दीजिए अखिलेश यादव ने, उनके पार्टी के लोगों ने कहां पर धरना किया है? विधानसभा में किए थे कि लोकसभा में किए थे, विधान परिषद में किए थे कि राज्यसभा में किए थे, कि लखनऊ में किए थे कि अम्बाला में किए थे, अमृतसर में किए थे कि कर्नाटक में किए थे? हमारे लोगों के लिए कुछ किए हो? बोलो, मेरे मुस्लिम समाज के लोग बैठे हो, हाफिज जी बोलिए, मुस्लिम समाज के लिए इन्होंने कुछ किया है? हमें दबाने का कौन किया है? अब भाजपा से डराते हैं, कहते हैं भाजपा आ जाएगी, अरे भाजपा आएगी तो हमारी गाड़ी डालेगी।
इसलिए मेरी कौम के लोगों, मेरे समाज के लोगों, हम मुसलमान हैं, मर जाएंगे, लुट जाएंगे, डर नहीं सकते हैं तो मर्द के साथ रहो, अंशे काला के साथ रहो। अंशे काला मर्द आदमी है, अंशे काला मर्द आदमी है, मर्द के साथ रहो। ऐसे नपुंसकों के साथ मत रहो जो हिजड़ों की खोज रखते हैं। मैं भाषण देना नहीं चाहता हूँ, भाषण देना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा जोश आ जाता है तो बोलने के मन करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ अपने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई अंशे काला जी को। ये सरदार उधम सिंह का बंधक बैठे हुए हैं, उसी खानदान से ताल्लुक रखने वाले बैठे हैं। क्या हमें बात करते हो, हमें डराते हो भाजपा से? हम भाजपा से नहीं डरते हैं, हम डरते हैं अपने समाजवादियों से, हम डरते हैं अपने समाजवादियों से। हमें भाजपा से कोई डर नहीं है, कांग्रेस से कोई डर नहीं है, हमें कोई डर है समाजवादियों से। समाजवादियों ने हमारे समाज का खून किया है, हमारे मुख्तार का खून किया है, हमारे अतीक का खून किया है, हमारे मंजूर का खून किया है, हमारे अशरफ का खून किया है, हमारे आजम भाई को जेल में बंद किया है, उनके लड़के को बंद किया है, हमारे समाज के लोगों का मान सम्मान का हनन किया है, हमारे समाज का कत्ल किया है। तो समाजवादियों ने किया है। अगर समाजवादियों ने चाहा होता हमारे समाज का कत्ल होता, समाजवादियों ने चाहा होता तो हमारे लोग जेल में नहीं होते। बता दीजिए अखिलेश यादव ने, उनके पार्टी के लोगों ने कहां पर धरना किया है? विधानसभा में किए थे कि लोकसभा में किए थे, विधान परिषद में किए थे कि राज्यसभा में किए थे, कि लखनऊ में किए थे कि अम्बाला में किए थे, अमृतसर में किए थे कि कर्नाटक में किए थे? हमारे लोगों के लिए कुछ किए हो? बोलो मेरे मुस्लिम समाज के लोग बैठे हो, हाफिजी बोलिए, मुस्लिम समाज के लिए इन्होंने कुछ किया है? हमें दबाने का काम किया है। अब भाजपा से डराते हैं, कहते हैं भाजपा आ जाएगी, अरे भाजपा आएगी तो हमारी गाड़ी डालेगी। इसलिए मेरी कौम के लोगों, मेरे समाज के लोगों, हम मुसलमान हैं, मर जाएंगे, लुट जाएंगे, डर नहीं सकते हैं तो मर्द के साथ रहो, अंशे काला के साथ रहो। अंशे काला मर्द आदमी है, अंशे काला मर्द आदमी है, मर्द के साथ रहो। ऐसे नपुंसकों के साथ मत रहो जो हिजड़ों की खोज रखते हैं। मैं भाषण देना नहीं चाहता हूँ, भाषण देना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा जोश आ जाता है तो बोलने के मन करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ अपने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई अंशे काला जी को। ये सरदार उधम सिंह का बंधक बैठे हुए हैं, उसी खानदान से ताल्लुक रखने वाले बैठे हैं। क्या हमें बात करते हो, हमें डराते हो भाजपा से? हम भाजपा से नहीं डरते हैं, हम डरते हैं अपने समाजवादियों से, हम डरते हैं अपने समाजवादियों से। हमें भाजपा से कोई डर नहीं है, कांग्रेस से कोई डर नहीं है, हमें कोई डर है समाजवादियों से। समाजवादियों ने हमारे समाज का खून किया है, हमारे मुख्तार का खून किया है, हमारे अतीक का खून किया है, हमारे मंजूर का खून किया है, हमारे अशरफ का खून किया है, हमारे आजम भाई को जेल में बंद किया है, उनके लड़के को बंद किया है, हमारे समाज के लोगों का मान सम्मान का हनन किया है, हमारे समाज का कत्ल किया है। तो समाजवादियों ने किया है। अगर समाजवादियों ने चाहा होता हमारे समाज का कत्ल होता, समाजवादियों ने चाहा होता तो हमारे लोग जेल में नहीं होते। बता दीजिए अखिलेश यादव ने, उनके पार्टी के लोगों ने कहां पर धरना किया है? विधानसभा में किए थे कि लोकसभा में किए थे, विधान परिषद में किए थे कि राज्यसभा में किए थे, कि लखनऊ में किए थे कि अम्बाला में किए थे, अमृतसर में किए थे कि कर्नाटक में किए थे? हमारे लोगों के लिए कुछ किए हो? बोलो मेरे मुस्लिम समाज के लोग बैठे हो, हाफिजी बोलिए, मुस्लिम समाज के लिए इन्होंने कुछ किया है? हमें दबाने का काम किया है। अब भाजपा से डराते हैं, कहते हैं भाजपा आ जाएगी, अरे भाजपा आएगी तो हमारी गाड़ी डालेगी। इसलिए मेरी कौम के लोगों, मेरे समाज के लोगों, हम मुसलमान हैं, मर जाएंगे, लुट जाएंगे, डर नहीं सकते हैं तो मर्द के साथ रहो, अंशे काला के साथ रहो। अंशे काला मर्द आदमी है, अंशे काला मर्द आदमी है, मर्द के साथ रहो। ऐसे नपुंसकों के साथ मत रहो जो हिजड़ों की खोज रखते हैं। मैं भाषण देना नहीं चाहता हूँ, भाषण देना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा जोश आ जाता है तो बोलने के मन करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ अपने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई अंशे काला जी को। जो खुशी में आप सबसे साझा करना चाहूंगा और आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि आज अगर हम कहीं में जाते हैं, आपके आशीर्वाद से, आपके साथ से, आपकी दुआओं से मीटिंग 10 मिनट की होती है, 5 मिनट की होती है, वह मीटिंग आधे घंटे और 1 घंटे का रूप ले लेती है। जहाँ मीटिंग 50 लोगों की, 100 लोगों की होती है, वह 400-500 आदमी का रूप ले लेती है। जहाँ मीटिंग हमारी 200 आदमी, 300
300 आदमी की होती है, वह हजार हजार आदमी का रूप ले लेती है। इसके लिए भी मैं आप ही लोगों का धन्यवाद करता हूं। आज यह संदेश चारों ओर जा रहा है। आज ये बात किसी से छुपी नहीं। मौजूदा सरकार की भी धरती हिल रही है ये देखकर कि बहुजन समाज के लोग आज अपने हक को पहचान रहे हैं। बहुजन समाज के लोग अपने अधिकार की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि आप लोग अपनी ताकत को पहचानने लगे हैं, अपनी शक्ति को पहचानने लगे हैं और ये समझ गए हैं कि जो बहुजन समाज के लोग सत्ता बना सकते हैं, सरकार को कुर्सी पे बिठा सकते हैं, तो वही बहुजन समाज के लोग समय आने पर उनको कुर्सी से उखाड़कर फेंक भी सकते हैं। जो खुशी मैं आप सबसे साझा करना चाहूंगा और आप सब तुम्हें बताना चाहूंगा कि आज अगर हम कहीं पे जाते हैं, आपके आशीर्वाद से, आपके साथ से, आपकी दुआओं से मीटिंग 10 मिनट की होती है, 5 मिनट की होती है, वह मीटिंग आधे घंटे और 1 घंटे का रूप ले लेती है। जहाँ मीटिंग 50 लोगों की 100 लोगों की होती है, वह 400-500 आदमी का रूप ले लेती है। जहाँ मीटिंग हमारी 200 आदमी, 300 आदमी की होती है, वह हजार हजार आदमी का रूप ले लेती है। इसके लिए भी मैं आप ही लोगों का धन्यवाद करता हूं। आज यह संदेश चारों ओर जा रहा है। आज ये बात किसी से छुपी नहीं। मौजूदा सरकार की भी धरती हिल रही है ये देखकर कि बहुजन समाज के लोग आज अपने हक को पहचान रहे हैं। बहुजन समाज के लोग अपने अधिकार की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि आप लोग अपनी ताकत को पहचानने लगे हैं, अपनी शक्ति को पहचानने लगे हैं और ये समझ गए हैं कि जो बहुजन समाज के लोग सत्ता बना सकते हैं, सरकार को कुर्सी पे बिठा सकते हैं, तो वही बहुजन समाज के लोग समय आने पर उनको कुर्सी से उखाड़कर फेंक भी सकते हैं। जो खुशी मैं आप सबसे साझा करना चाहूंगा और आप सब तुम्हें बताना चाहूंगा कि आज अगर हम कहीं पे जाते हैं, आपके आशीर्वाद से, आपके साथ से, आपकी दुआओं से मीटिंग 10 मिनट की होती है, 5 मिनट की होती है, वह मीटिंग आधे घंटे और 1 घंटे का रूप ले लेती है। जहाँ मीटिंग 50 लोगों की 100 लोगों की होती है, वह 400-500 आदमी का रूप ले लेती है। जहाँ मीटिंग हमारी 200 आदमी, 300 आदमी की होती है, वह हजार हजार आदमी का रूप ले लेती है। इसके लिए भी मैं आप ही लोगों का धन्यवाद करता हूं। आज यह संदेश चारों ओर जा रहा है। आज ये बात किसी से छुपी नहीं। मौजूदा सरकार की भी धरती हिल रही है ये देखकर कि बहुजन समाज के लोग आज अपने हक को पहचान रहे हैं। बहुजन समाज के लोग अपने अधिकार की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि आप लोग अपनी ताकत को पहचानने लगे हैं, अपनी शक्ति को पहचानने लगे हैं और ये समझ गए हैं कि जो बहुजन समाज के लोग सत्ता बना सकते हैं, सरकार को कुर्सी पे बिठा सकते हैं, तो वही बहुजन समाज के लोग समय आने पर उनको कुर्सी से उखाड़कर फेंक भी सकते हैं। जो खुशी मैं आप सबसे साझा करना चाहूंगा और आप सब तुम्हें बताना चाहूंगा कि आज अगर हम कहीं पे जाते हैं, आपके आशीर्वाद से, आपके साथ से, आपकी दुआओं से मीटिंग 10 मिनट की होती है, 5 मिनट की होती है, वह मीटिंग आधे घंटे और 1 घंटे का रूप ले लेती है। जहाँ मीटिंग 50 लोगों की 100 लोगों की होती है, वह 400-500 आदमी का रूप ले लेती है। जहाँ मीटिंग हमारी 200 आदमी, 300 आदमी की होती है, वह हजार हजार आदमी का रूप ले लेती है। इसके लिए भी मैं आप ही लोगों का धन्यवाद करता हूं। आज यह संदेश चारों ओर जा रहा है। आज ये बात किसी से छुपी नहीं। मौजूदा सरकार की भी धरती हिल रही है ये देखकर कि बहुजन समाज के लोग आज अपने हक को पहचान रहे हैं। बहुजन समाज के लोग अपने अधिकार की तरफ बढ़ रहे हैं।
मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि आप लोग अपनी ताकत को पहचानने लगे हैं, अपनी शक्ति को पहचानने लगे हैं और ये समझ गए हैं कि जो बहुजन समाज के लोग सत्ता बना सकते हैं, सरकार को कुर्सी पे बिठा सकते हैं, तो वही बहुजन समाज के लोग समय आने पर उनको कुर्सी से उखाड़कर फेंक भी सकते हैं। जो खुशी मैं आप सबसे साझा करना चाहूंगा और आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि आज अगर हम कहीं पे जाते हैं, आपके आशीर्वाद से, आपके साथ से, आपकी दुआओं से मीटिंग 10 मिनट की होती है, 5 मिनट की होती है, वह मीटिंग आधे घंटे और 1 घंटे का रूप ले लेती है। जहाँ मीटिंग 50 लोगों की, 100 लोगों की होती है, वह 400-500 आदमी का रूप ले लेती है। जहाँ मीटिंग हमारी 200 आदमी, 300 आदमी की होती है, वह 1000 आदमी का रूप ले लेती है। इसके लिए भी मैं आप ही लोगों का धन्यवाद करता हूं। आज यह संदेश चारों ओर जा रहा है। आज ये बात किसी से छुपी नहीं, मौजूदा सरकार की भी धरती हिल रही है ये देखकर कि बहुजन समाज के लोग आज अपने हक को पहचान रहे हैं, बहुजन समाज के लोग अपने अधिकार की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि आप लोग अपनी ताकत को पहचानने लगे हैं, अपनी शक्ति को पहचानने लगे हैं और ये समझ गए हैं कि जो बहुजन समाज के लोग सत्ता बना सकते हैं, सरकार को कुर्सी पे बिठा सकते हैं, तो वही बहुजन समाज के लोग समय आने पर उनको कुर्सी से उखाड़कर फेंक भी सकते हैं। जो खुशी मैं आप सबसे साझा करना चाहूंगा और आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि आज अगर हम कहीं पे जाते हैं, आपके आशीर्वाद से, आपके साथ से, आपकी दुआओं से मीटिंग 10 मिनट की होती है, 5 मिनट की होती है, वह मीटिंग आधे घंटे और 1 घंटे का रूप ले लेती है। जहाँ मीटिंग 50 लोगों की, 100 लोगों की होती है, वह 400-500 आदमी का रूप ले लेती है। जहाँ मीटिंग हमारी 200 आदमी, 300 आदमी की होती है, वह 1000 आदमी का रूप ले लेती है। इसके लिए भी मैं आप ही लोगों का धन्यवाद करता हूं। आज यह संदेश चारों ओर जा रहा है। आज ये बात किसी से छुपी नहीं, मौजूदा सरकार की भी धरती हिल रही है ये देखकर कि बहुजन समाज के लोग आज अपने हक को पहचान रहे हैं, बहुजन समाज के लोग अपने अधिकार की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि आप लोग अपनी ताकत को पहचानने लगे हैं, अपनी शक्ति को पहचानने लगे हैं और ये समझ गए हैं कि जो बहुजन समाज के लोग सत्ता बना सकते हैं, सरकार को कुर्सी पे बिठा सकते हैं, तो वही बहुजन समाज के लोग समय आने पर उनको कुर्सी से उखाड़कर फेंक भी सकते हैं। जो खुशी मैं आप सबसे साझा करना चाहूंगा और आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि आज अगर हम कहीं पे जाते हैं, आपके आशीर्वाद से, आपके साथ से, आपकी दुआओं से मीटिंग 10 मिनट की होती है, 5 मिनट की होती है, वह मीटिंग आधे घंटे और 1 घंटे का रूप ले लेती है। जहाँ मीटिंग 50 लोगों की, 100 लोगों की होती है, वह 400-500 आदमी का रूप ले लेती है। जहाँ मीटिंग हमारी 200 आदमी, 300 आदमी की होती है, वह 1000 आदमी का रूप ले लेती है। इसके लिए भी मैं आप ही लोगों का धन्यवाद करता हूं। आज यह संदेश चारों ओर जा रहा है। आज ये बात किसी से छुपी नहीं, मौजूदा सरकार की भी धरती हिल रही है ये देखकर कि बहुजन समाज के लोग आज अपने हक को पहचान रहे हैं, बहुजन समाज के लोग अपने अधिकार की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि आप लोग अपनी ताकत को पहचानने लगे हैं, अपनी शक्ति को पहचानने लगे हैं और ये समझ गए हैं कि जो बहुजन समाज के लोग सत्ता बना सकते हैं, सरकार को कुर्सी पे बिठा सकते हैं, तो वही बहुजन समाज के लोग समय आने पर उनको कुर्सी से उखाड़कर फेंक भी सकते हैं। जो खुशी मैं आप सबसे साझा करना चाहूंगा और
अगर हम कहीं पे जाते हैं, आपके आशीर्वाद से, आपके साथ से, आपकी दुआओं से मीटिंग 10 मिनट की होती है, 5 मिनट की होती है, वह मीटिंग आधे घंटे और 1 घंटे का रूप ले लेती है। जहाँ मीटिंग 50 लोगों की, 100 लोगों की होती है, वह 400-500 आदमी का रूप ले लेती है। जहाँ मीटिंग हमारी 200 आदमी, 300 आदमी की होती है, वह 1000 आदमी का रूप ले लेती है। इसके लिए मैं आप ही लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आज यह संदेश चारों ओर जा रहा है। आज ये बात किसी से छुपी नहीं। मौजूदा सरकार की भी धरती हिल रही है ये देखकर कि बहुजन समाज के लोग आज अपने हक को पहचान रहे हैं। बहुजन समाज के लोग अपने अधिकार की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि आप लोग अपनी ताकत को पहचानने लगे हैं, अपनी शक्ति को पहचानने लगे हैं और ये समझ गए हैं कि जो बहुजन समाज के लोग सत्ता बना सकते हैं, सरकार को कुर्सी पे बिठा सकते हैं, तो वही बहुजन समाज के लोग समय आने पर उनको कुर्सी से उखाड़कर फेंक भी सकते हैं। आज सबने ये मत बना ली है, आज सबने यह मन बना लिया है, अपनी मत बना ली है और निर्णय ले लिया है कि आने वाले चुनाव के अंदर 13 मई को बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने माता पिता को सम्मान देना चाहते हैं, अपने युवा साथी को रोजगार देना चाहते हैं। आज ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बीते 10 सालों के अंदर, केवल बीते 10 साल के अंदर बहुजन समाज के लोगों के साथ केवल कुछ हुआ है तो उनको प्रताड़ित किया गया है। अगर कुछ हुआ है तो उनकी आवाज को दबाने का काम किया गया है। अगर कुछ हुआ है तो उनके अधिकारों को मारने का काम किया गया है। आज समय आ गया है, जो सरकार सत्ता में बैठी है और मन बना रही है और अपने मन में एक कूटनीति रखती है कि डॉक्टर साहब के दिए हुए संविधान को, बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बदलना चाहती है, उसमें संशोधन करना चाहती है, आपके हक को, आपके अधिकार को मारना चाहती है। तो मैं आपसे अपील करता हूं, मैं इस मंच के माध्यम से आपसे अपील करता हूं कि आने वाली 13 मई को आप ये साबित कर दें और पूरे देश के अंदर, खाली अपनी लोकसभा में नहीं, पूरे देश के अंदर यह संदेश भेजें कि जो सरकार, जो सत्ता हमारे बाबा साहब की तरफ उंगली उठाएगी, जो सरकार हमारे संविधान की तरफ उंगली उठाएगी, उस सरकार को हम रहने नहीं देंगे और जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। समय बहुत कम है, हम पहले आपको बहुत समय ले चुके हैं। हमारे मंच पर बैठे सभी सम्मानित व्यक्ति आपको यह बता चुके हैं कि बहुजन समाज की पार्टी क्यों बनी थी, कब बनी थी, कैसे बनी थी, इसका उद्देश्य क्या है, इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद आज सबने ये मत बना ली है, आज सबने यह मन बना लिया है, अपनी मत बना ली है और निर्णय ले लिया है कि आने वाले चुनाव के अंदर 13 मई को बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने माता पिता को सम्मान देना चाहते हैं, अपने युवा साथी को रोजगार देना चाहते हैं। आज ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बीते 10 सालों के अंदर, केवल बीते 10 साल के अंदर बहुजन समाज के लोगों के साथ केवल कुछ हुआ है तो उनको प्रताड़ित किया गया है। अगर कुछ हुआ है
तो उनकी आवाज को दबाने का काम किया गया है। अगर कुछ हुआ है तो उनके अधिकारों को मारने का काम किया गया है। आज समय आ गया है, जो सरकार सत्ता में बैठी है और मन बना रही है और अपने मन में एक कूटनीति रखती है कि डॉक्टर साहब के दिए हुए संविधान को, बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बदलना चाहती है, उसमें संशोधन करना चाहती है, आपके हक को, आपके अधिकार को मानना चाहती है। तो मैं आपसे अपील करता हूं, मैं इस मंच के माध्यम से आपसे अपील करता हूं कि आने वाली 13 मई को आप ये साबित कर दें और पूरे देश के अंदर, खाली अपनी लोकसभा में नहीं, पूरे देश के अंदर यह संदेश भेजें कि जो सरकार, जो सत्ता हमारे बाबा साहब की तरफ उंगली उठाएगी, जो सरकार हमारे संविधान की तरफ उंगली उठाएगी, उस सरकार को हम रहने नहीं देंगे और जड़ से उखाड़कर बैठ देंगे। समय बहुत कम है, हम पहले आपको बहुत समय ले चुके हैं। हमारे मंच पर बैठे सभी सम्मानित व्यक्ति आपको यह बता चुके हैं कि बहुजन समाज की पार्टी क्यों बनी थी, कब बनी थी, कैसे बनी थी, इसका उद्देश्य क्या है। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद आज सबने ये मत बना लिया है, आज सबने यह मन बना लिया है, अपनी मत बना ली है और निर्णय ले लिया है कि आने वाले चुनाव के अंदर 13 मई को बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने माता पिता को सम्मान देना चाहते हैं, अपने युवा साथी को रोजगार देना चाहते हैं। आज ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बीते 10 सालों के अंदर, केवल बीते 10 साल के अंदर बहुजन समाज के लोगों के साथ केवल कुछ हुआ है तो उनको प्रताड़ित किया गया है, अगर कुछ हुआ है तो उनकी आवाज को दबाने का काम किया गया है, अगर कुछ हुआ है तो उनके अधिकारों को मारने का काम किया गया है। आज समय आ गया है, जो सरकार सत्ता में बैठी है और मन बना रही है और अपने मन में एक कूटनीति रखती है कि डॉक्टर साहब के दिए हुए संविधान को, बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बदलना चाहती है, उसमें संशोधन करना चाहती है, आपके हक को, आपके अधिकार को मानना चाहती है। तो मैं आपसे अपील करता हूं, मैं इस मंच के माध्यम से आपसे अपील करता हूं कि आने वाली 13 मई को आप ये साबित कर दें और पूरे देश के अंदर, खाली अपनी लोकसभा में नहीं, पूरे देश के अंदर यह संदेश भेजें कि जो सरकार, जो सत्ता हमारे बाबा साहब की तरफ उंगली उठाएगी, जो सरकार हमारे संविधान की तरफ उंगली उठाएगी, उस सरकार को हम रहने नहीं देंगे और जड़ से उखाड़कर बैठ देंगे। समय बहुत कम है, हम पहले आपको बहुत समय ले चुके हैं। हमारे मंच पर बैठे सभी सम्मानित व्यक्ति आपको यह बता चुके हैं कि बहुजन समाज की पार्टी क्यों बनी थी, कब बनी थी, कैसे बनी थी, इसका उद्देश्य क्या है। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद आज सबने ये मत बना लिया है, आज सबने यह मन बना लिया है, अपनी मत बना ली है और निर्णय ले लिया है कि आने वाले चुनाव के अंदर 13 मई को बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने माता पिता को सम्मान देना चाहते हैं, अपने युवा साथी को रोजगार देना चाहते हैं। आज ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बीते 10 सालों के अंदर, केवल
बीते 10 साल के अंदर बहुजन समाज के लोगों के साथ केवल कुछ हुआ है तो उनको प्रताड़ित किया गया है। अगर कुछ हुआ है तो उनकी आवाज को दबाने का काम किया गया है। अगर कुछ हुआ है तो उनके अधिकारों को मारने का काम किया गया है। आज समय आ गया है, जो सरकार सत्ता में बैठी है और मन बना रही है और अपने मन में एक कूटनीति रखती है कि डॉक्टर साहब के दिए हुए संविधान को, बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बदलना चाहती है, उसमें संशोधन करना चाहती है, आपके हक को, आपके अधिकार को मारना चाहती है। तो मैं आपसे अपील करता हूं, मैं इस मंच के माध्यम से आपसे अपील करता हूं कि आने वाली 13 मई को आप ये साबित कर दें और पूरे देश के अंदर, खाली अपनी लोकसभा में नहीं, पूरे देश के अंदर यह संदेश भेजें कि जो सरकार, जो सत्ता हमारे बाबा साहब की तरफ उंगली उठाएगी, जो सरकार हमारे संविधान की तरफ उंगली उठाएगी, उस सरकार को हम रहने नहीं देंगे और जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। समय बहुत कम है, हम पहले आपको बहुत समय ले चुके हैं। हमारे मंच पर बैठे सभी सम्मानित व्यक्ति आपको यह बता चुके हैं कि बहुजन समाज की पार्टी क्यों बनी थी, कब बनी थी, कैसे बनी थी, इसका उद्देश्य क्या है। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद आज सबने ये मत बना लिया है, आज सबने यह मन बना लिया है, अपनी मत बना ली है और निर्णय ले लिया है कि आने वाले चुनाव के अंदर, आने वाले चुनाव के अंदर 13 मई को बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने माता पिता को सम्मान देना चाहते हैं, अपने युवा साथी को रोजगार देना चाहते हैं। आज ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बीते 10 सालों के अंदर, केवल बीते 10 साल के अंदर बहुजन समाज के लोगों के साथ केवल कुछ हुआ है तो उनको प्रताड़ित किया गया है। अगर कुछ हुआ है तो उनकी आवाज को दबाने का काम किया गया है। अगर कुछ हुआ है तो उनके अधिकारों को मारने का काम किया गया है। आज समय आ गया है, जो सरकार सत्ता में बैठी है और मन बना रही है और अपने मन में एक कूटनीति रखती है कि डॉक्टर साहब के दिए हुए संविधान को, बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बदलना चाहती है, उसमें संशोधन करना चाहती है, आपके हक को, आपके अधिकार को मारना चाहती है। तो मैं आपसे अपील करता हूं, मैं इस मंच के माध्यम से आपसे अपील करता हूं कि आने वाली 13 मई को आप ये साबित कर दें और पूरे देश के अंदर, खाली अपनी लोकसभा में नहीं, पूरे देश के अंदर यह संदेश भेजें कि जो सरकार, जो सत्ता हमारे बाबा साहब की तरफ उंगली उठाएगी, जो सरकार हमारे संविधान की तरफ उंगली उठाएगी, उस सरकार को हम रहने नहीं देंगे और जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। समय बहुत कम है, हम पहले आपको बहुत समय ले चुके हैं। हमारे मंच पर बैठे सभी सम्मानित व्यक्ति आपको यह बता चुके हैं कि बहुजन समाज की पार्टी क्यों बनी थी, कब बनी थी, कैसे बनी थी, इसका उद्देश्य क्या है। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद अगर कोई ऐसी पार्टी है, कोई राजनीतिक दल है जो बहुजन समाज के लोगों का हितैषी है, जो बहुजन समाज के लोगों के बारे में सोचता है, उनके लिए योजनाएं लाता है, उनके लिए परियोजनाएं लाता है और ऐसे काम करता है कि बहुजन समाज के लोग आगे बढ़कर विकसित हो सके, तो वह केवल एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। अगर कोई ऐसी पार्टी है, कोई राजनीतिक दल है जो बहुजन समाज के लोगों का हितैषी है, जो बहुजन समाज के लोगों के बारे में सोचता है,
उनके लिए योजनाएं लाता है, उनके लिए परियोजनाएं लाता है और ऐसे काम करता है कि बहुजन समाज के लोग आगे बढ़कर विकसित हो सके। तो वह केवल एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। अगर कोई ऐसी पार्टी है, कोई राजनीतिक दल है जो बहुजन समाज के लोगों का हितैषी है, जो बहुजन समाज के लोगों के बारे में सोचता है, उनके लिए योजनाएं लाता है, उनके लिए परियोजनाएं लाता है और ऐसे काम करता है कि बहुजन समाज के लोग आगे बढ़कर विकसित हो सके। तो वह केवल एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। अगर कोई ऐसी पार्टी है, कोई राजनीतिक दल है जो बहुजन समाज के लोगों का हितैषी है, जो बहुजन समाज के लोगों के बारे में सोचता है, उनके लिए योजनाएं लाता है, उनके लिए परियोजनाएं लाता है और ऐसे काम करता है कि बहुजन समाज के लोग आगे बढ़कर विकसित हो सके। तो वह केवल एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। अगर कोई ऐसी पार्टी है, कोई राजनीतिक दल है जो बहुजन समाज के लोगों का हितैषी है, जो बहुजन समाज के लोगों के बारे में सोचता है, उनके लिए योजनाएं लाता है, उनके लिए परियोजनाएं लाता है और ऐसे काम करता है कि बहुजन समाज के लोग आगे बढ़कर विकसित हो सके। तो वह केवल एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। आज की बात का जवाब देते हुए ये सब जान चुके हैं और अब जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है। इसी प्रकार से 400 पार का नारा भी एक जुमला ही है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और जनता की जब ये बात सुनती है तो कहती है 400 पार नहीं, 400 पर हार है भारतीय जनता पार्टी की। आपको क्या लग रहा है इस बार गठबंधन से सरकार बनेगी या केवल बसपा? जी देखिए, जो पार्टी मजबूत होती है, जिसमें कैलिबर होता है, दम होता है, बारूद होता है, उसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। मजबूत पार्टियां जो चुनाव जीतने के सक्षम होती हैं वो अपने दम पर चुनाव लड़ती हैं। कितने वोटों से चुनाव? देखिए, अगर आज मैं आपको बता दूं मैं 3 वोट से जीत रहा हूँ तो आने वाले 10 दिन में तो मैं जनसभाएं करूँगा, उसके बढ़ते हुए वोट की गिनती किस प्रकार से होगी। आज हम सीट जीत रहे हैं, बहुमत से जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। आज हम जहाँ पर जा रहे हैं सब लोग हमारे को वादा कर रहे हैं कि काला जी आप संघर्ष कीजिए, हम सबकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा क्या है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा बड़ा स्पष्ट है, साफ है और जनता से जुड़ा हुआ है। हम जो मुद्दे लेकर आए हैं, जो मुद्दे उठाते हैं वो यहाँ के लोगों को उठाते हैं, इस क्षेत्र के, इस लोकसभा को उठाते हैं। हम विदेश की या दूसरे प्रदेश की बातें नहीं करते। यहाँ पर जो मुख्य मुद्दे हैं वो यहाँ की सबसे बड़ा बात है गरीबी। गरीबी यहाँ पे मुख्य मुद्दा है, शिक्षा की कमी यहाँ पे मुख्य मुद्दा है, किसानों के खेतों में बाढ़ यहाँ पे मुख्य मुद्दा है, जो ज़मीन के कटान है वो मुख्य मुद्दा है। हमें यहाँ के लोगों की बात सुननी है, उनके लिए काम करना है। विकास को लेकर क्या कहिए? खीरी लोकसभा का विकास वंचित रही है अभी। देखिए, मुझे तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आपने खुद ही बता दिया कि खीरी जो है विकास से वंचित रही है। किसी भी गांव में आप चले जाइए, यहाँ पर मौजूदा सरकार जो केंद्र में भी है और राज्य में भी है, आज उनके पास कोई बहाना नहीं है, ऐसे मुँह छुपाने कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है वो कह सके कि ये कारण रहे इस वजह से हम काम नहीं कर पाए। आज वे राज्य में भी हैं, केंद्र में भी हैं, उनके वादे थे, उनके जुमले थे कि 2022 तक हम सबको पक्का मकान देंगे। पक्का मकान तो बहुत दूर की बात है, कच्चे मकान तक नहीं दिए गए, लोगों को ज़मीन मुहैया नहीं कराई गई। आज की तारीख में अगर आप इस क्षेत्र में देखेंगे तो 76,000 हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जो सरकार किसानों से वापस ले रही है, उनका अधिकार उनसे वापस ले रही है। जो सिख समाज को, जो पंजाबी वर्गों को, जो किसान वर्गों को ज़मीन मुहैया कराई गई थी, जो जंगल मुहैया कराए गए थे, हमारे किसान भाइयों ने उस पर मेहनत कर अपने खून पसीने से मेहनत कर धूप में उसको सींचा बोया और आज जब वो ज़मीन सिंचाई के लायक है तो किसान उसको वापस ले रही है, पट्टे कैंसिल कर रही है। ये कैसी योजना है? विपक्षी पार्टी लोगों को बरगलाते घूम रही है कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतने के बाद एकाएक गायब हो जाएंगे क्योंकि वो NRI है और अदर स्टेट से जो है। जी देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, जिसकी जो मानसिकता होती है, जो जैसा व्यवहार करता है वो दूसरे लोग ऐसे सोचता है। आज 10 साल के अंदर जनता इस बात की गवाह है कि मौजूदा हमारे सांसद जी कभी क्षेत्र में टहले नहीं, इसलिए उनको लगता है कि आने वाला सांसद भी ऐसे ही करेगा। मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ
कि आज जिस पल्ले की धरती पर बैठे हैं ये मेरे पुरखों की धरती है। मेरे बाबा के बाबा भी यहीं से थे और हम भी पलिया के ही रहने वाले हैं। सरकार बनाने के बाद, सांसद चुने जाने के बाद हम यहीं पर रहेंगे। जनता के बीच में जिस प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं ऐसे लगातार करते रहेंगे। उनकी आवाज़ को संसद तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ और मैं अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। मैं आपसे बात करता हूँ। किस की बात का जवाब देते हुए ये सब जान चुके हैं और अब जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है। इसी प्रकार से 400 पार का नारा भी एक जुमला ही है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और जनता की जब ये बात सुनती है तो कहते हैं 400 पार नहीं 400 पर हार है भारतीय जनता पार्टी की। आपको क्या लगता है इस बार गठबंधन से सरकार बनेगी या केवल बसपा? जी देखिए, जो पार्टी मजबूत होती है, जिसमें कैलिबर होता है, दम होता है, बारूद होता है, उसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। मजबूत पार्टियां जो चुनाव जीतने के सक्षम होती हैं वो अपने दम को चुनाव लड़ती हैं। कितने वोटों से देखिए, अगर आज मैं आपको बता दूं मैं 3 वोट से जीत रहा हूँ तो आने वाले 10 दिन में जो मैं जनसभाएं करूँगा उसके बढ़ते हुए वोट की गिनती किस प्रकार से होगी। आज हम सीट जीत रहे हैं, बहुमत से जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। आज हम जहाँ पर जा रहे हैं सब लोग हमारे को वादा कर रहे हैं कि काला जी आप संघर्ष कीजिए, हम सबकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा क्या है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा बड़ा स्पष्ट है, साफ है और जनता से जुड़ा हुआ है। हम जो मुद्दे लेकर आए हैं, जो मुद्दे उठाते हैं वो यहाँ के लोगों के उठाते हैं, इस क्षेत्र के, इस लोकसभा के उठाते हैं। हम विदेश की या दूसरे प्रदेश की बातें नहीं करते। यहाँ पर जो मुख्य मुद्दे हैं वो यहाँ की सबसे बड़ा बात है गरीबी। गरीबी यहाँ पे मुख्य मुद्दा है। शिक्षा की कमी यहाँ पे मुख्य मुद्दा है। किसानों के खेतों में बाढ़ यहाँ पे मुख्य मुद्दा है। जो ज़मीनी कटान है वो मुख्य मुद्दा है। हमें यहाँ के लोगों की बात सुननी है, उनके लिए काम करना है। विधान लेकर क्या कहिए कि लोकसभा का विकास वंचित रही है अभी? जी देखिए, मुझे तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने खुद ही बता दिया कि खीरी जो है विकास से वंचित रही है। किसी भी गांव में आप चले जाइए, यहाँ पर मौजूदा सरकार जो केंद्र में भी है और राज्य में भी है, आज उनके पास कोई बहाना नहीं है, ऐसे मुँह छुपाने कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है वो कह सके कि ये कारण रहे इस वजह से हम काम नहीं कर पाए। आज वे राज्य में भी हैं, केंद्र में भी हैं। उनके वादे थे, उनके जुमले थे कि 2022 तक हम सबको पक्का मकान देंगे। पक्का मकान तो बहुत दूर की बात है, कच्चे मकान तक नहीं दिए गए, लोगों को ज़मीन मुहैया नहीं कराई गई। आज की तारीख में अगर आप इस क्षेत्र में देखेंगे तो 76,000 हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जो सरकार किसानों से वापस ले रही है, उनका अधिकार उनसे वापस ले रही है। जो सिख समाज को, जो पंजाबी वर्गों को, जो किसान वर्गों को ज़मीन मुहैया कराई गई थी, जो जंगल मुहैया कराए गए थे, हमारे किसान भाइयों ने उस पर मेहनत कर अपने खून पसीने से मेहनत कर धूप में उसको सींचा बोया और आज जब वो ज़मीन सिंचाई के लायक है तो किसान उसको वापस ले रही है, पट्टे कैंसिल कर रही है। ये कैसी योजना है? विपक्षी पार्टी लोगों को बरगलाते घूम रही है कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतने के बाद एकाएक गायब हो जाएंगे क्योंकि वो NRI है और अदर स्टेट से जो है। जी देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, जिसकी जो मानसिकता होती है, जो जैसा व्यवहार करता है वो दूसरे लोग ऐसे सोचता है। आज 10 साल के अंदर जनता इस बात की गवाह है कि मौजूदा हमारे सांसद जी कभी क्षेत्र में टहले नहीं, इसलिए उनको लगता है कि आने वाला सांसद भी ऐसे ही करेगा। मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज जिस पल्ले की धरती पर बैठे हैं ये मेरे पुरखों की धरती है। मेरे बाबा के बाबा भी यहीं से थे और हम भी पलिया के ही रहने वाले हैं। सरकार बनाने के बाद, सांसद चुने जाने के बाद हम यहीं पर रहेंगे। जनता के बीच में जिस प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं ऐसे लगातार करते रहेंगे। उनकी आवाज़ को संसद तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ और मैं अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। मैं आपसे बात करता हूँ। किस की बात का जवाब देते हुए ये सब जान चुके हैं और अब जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है। इसी प्रकार से 400 पार का नारा भी एक जुमला ही है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और जनता की जब ये बात सुनती है तो कहते हैं 400 पार नहीं 400 पर हार है भारतीय जनता पार्टी की। आपको क्या लगता है इस बार गठबंधन से सरकार बनेगी या केवल बसपा? जी देखिए, जो पार्टी मजबूत होती है, जिसमें कैलिबर होता है, दम होता है, बारूद होता है, उसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। मजबूत पार्टियां जो चुनाव जीतने के सक्षम होती हैं वो अपने दम को चुनाव लड़ती हैं। कितने वोटों से? देखिए, अगर आज मैं आपको बता दूं मैं 3 वोट से जीत रहा हूँ तो आने वाले 10 दिन में जो मैं जनसभाएं करूँगा उसके बढ़ते हुए वोट की गिनती किस प्रकार से होगी। आज हम सीट जीत रहे हैं, बहुमत से जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। आज हम जहाँ पर जा रहे हैं
सब लोग हमारे को वादा कर रहे हैं कि कावड़ जी आप संघर्ष कीजिए, हम सबकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा क्या है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा बड़ा स्पष्ट है, साफ है और जनता से जुड़ा हुआ है। हम जो मुद्दे लेकर आए हैं, जो मुद्दे उठाते हैं, वो यहाँ के लोगों को उठाते हैं, इस क्षेत्र के, इस लोकसभा को उठाते हैं। हम विदेश की या दूसरे प्रदेश की बातें नहीं करते। यहाँ पर जो मुख्य मुद्दे हैं वो यहाँ की सबसे बड़ा बात है गरीबी। गरीबी यहाँ पे मुख्य मुद्दा है, शिक्षा की कमी यहाँ पे मुख्य मुद्दा है, किसानों के खेतों में बाढ़ यहाँ पे मुख्य मुद्दा है, जो ज़मीनी कटान है वो मुख्य मुद्दा है। हमें यहाँ के लोगों की बात सुननी है, उनके लिए काम करना है। विधान लेकर क्या कहिए, खीरी लोकसभा विकास से वंचित रही है अभी? देखिए, मुझे तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने खुद ही बता दिया कि खीरी जो है विकास से वंचित रही है। किसी भी गांव में आप चले जाइए, यहाँ पर मौजूदा सरकार जो केंद्र में भी है और राज्य में भी है, आज उनके पास कोई बहाना नहीं है, ऐसे मुँह छिपाने कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है वो कह सके कि ये कारण रहे इस वजह से हम काम नहीं कर पाए। आज वे राज्य में भी हैं, केंद्र में भी हैं। उनके वादे थे, उनके जुमले थे कि 2022 तक हम सबको पक्का मकान देंगे। पक्का मकान तो बहुत दूर की बात है, कच्चे मकान तक नहीं दिए गए, लोगों को ज़मीन मुहैया नहीं कराई गई। आज की तारीख में अगर आप इस क्षेत्र में देखेंगे तो 76,000 हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जो सरकार किसानों से वापस ले रही है, उनका अधिकार उनसे वापस ले रही है। जो सिख समाज को, जो पंजाबी वर्गों को, जो किसान वर्गों को ज़मीन मुहैया कराई गई थी, जो जंगल मुहैया कराए गए थे, हमारे किसान भाइयों ने उस पर मेहनत कर अपने खून पसीने से मेहनत कर धूप में उसको सींचा बोया, और आज जब वो ज़मीन सिंचाई के लायक है तो किसान उसको वापस ले रही है, पट्टे कैंसिल कर रही है। ये कैसी योजना है? विपक्षी पार्टी लोगों को बरगलाते घूम रही है कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतने के बाद एकाएक गायब हो जाएंगे क्योंकि वो एनआरआई हैं और अदर स्टेट से जो है। जी देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, जिसकी जो मानसिकता होती है, जो जैसा व्यवहार करता है वो दूसरे लोग ऐसे सोचता है। आज 10 साल के अंदर जनता इस बात की गवाह है कि मौजूदा हमारे सांसद जी कभी क्षेत्र में टहले नहीं, इसलिए उनको लगता है कि आने वाला सांसद भी ऐसे ही करेगा। मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज इस पल्ले की धरती पर बैठे हैं, ये मेरे पुरखों की धरती है। मेरे बाबा के बाबा भी यहीं से थे और हम भी पलिया के ही रहने वाले हैं। सरकार बनाने के बाद, सांसद चुने जाने के बाद हम यहीं पर रहेंगे। जनता के बीच में जिस प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं ऐसे लगातार करते रहेंगे। उनकी आवाज़ को संसद तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ और मैं अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। मैं आपसे बात करता हूँ। किस की बात का जवाब देते हुए ये सब जान चुके हैं और अब जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है। इसी प्रकार से 400 पार का नारा भी एक जुमला ही है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, और जनता की जब ये बात सुनती है तो कहती है 400 पार नहीं, 400 पर हार है भारतीय जनता पार्टी की। आपको क्या लग रहा है, इस बार गठबंधन से सरकार बनेगी या केवल बसपा? जी देखिए, जो पार्टी मजबूत होती है, जिसमें कैलिबर होता है, दम होता है, बारूद होता है, उसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। मजबूत पार्टियां जो चुनाव जीतने के सक्षम होती हैं वो अपने दम को चुनाव लड़ती हैं। कितने वोटों से चुनाव? देखिए, अगर आज मैं आपको बता दूं मैं 3 वोट से जीत रहा हूँ तो आने वाले 10 दिन में तो मैं जनसभाएं करूँगा, उसके बढ़ते हुए वोट की गिनती किस प्रकार से होगी। आज हम सीट जीत रहे हैं, बहुमत से जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। आज हम जहाँ पर जा रहे हैं सब लोग हमारे को वादा कर रहे हैं कि कावड़ जी आप संघर्ष कीजिए, हम सबकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा क्या है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा बड़ा स्पष्ट है, साफ है और जनता से जुड़ा हुआ है। हम जो मुद्दे लेकर आए हैं, जो मुद्दे उठाते हैं, वो यहाँ के लोगों को उठाते हैं, इस क्षेत्र के, इस लोकसभा को उठाते हैं। हम विदेश की या दूसरे प्रदेश की बातें नहीं करते। यहाँ पर जो मुख्य मुद्दे हैं वो यहाँ की सबसे बड़ा बात है गरीबी। गरीबी यहाँ पे मुख्य मुद्दा है, शिक्षा की कमी यहाँ पे मुख्य मुद्दा है, किसानों के खेतों में बाढ़ यहाँ पे मुख्य मुद्दा है, जो ज़मीनी कटान है वो मुख्य मुद्दा है। हमें यहाँ के लोगों की बात सुननी है, उनके लिए काम करना है। विधान लेकर क्या कहिए, खीरी लोकसभा विकास से वंचित रही है अभी? देखिए, मुझे तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने खुद ही बता दिया कि खीरी जो है विकास से वंचित रही है। किसी भी गांव में आप चले जाइए, यहाँ पर मौजूदा सरकार जो केंद्र में भी है और राज्य में भी है, आज उनके पास कोई बहाना नहीं है, ऐसे मुँह छिपाने कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है वो कह सके कि ये कारण रहे इस वजह से हम काम नहीं कर पाए। आज वे राज्य में भी हैं, केंद्र में भी हैं। उनके वादे थे, उनके जुमले थे कि 2022 तक हम सबको पक्का मकान देंगे।
पक्का मकान तो बहुत दूर की बात है, कच्चे मकान तक नहीं दिए गए, लोगों को ज़मीन मुहैया नहीं कराई गई। आज की तारीख में अगर आप इस क्षेत्र में देखेंगे तो 76,000 हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जो सरकार किसानों से वापस ले रही है, उनका अधिकार उनसे वापस ले रही है। जो सिख समाज को, जो पंजाबी वर्गों को, जो किसान वर्गों को ज़मीन मुहैया कराई गई थी, जो जंगल मुहैया कराए गए थे, हमारे किसान भाइयों ने उस पर मेहनत कर अपने खून पसीने से मेहनत कर धूप में उसको सींचा बोया, और आज जब वो ज़मीन सिंचाई के लायक है तो किसान उसको वापस ले रही है, पट्टे कैंसिल कर रही है। ये कैसी योजना है? विपक्षी पार्टी लोगों को बरगलाते घूम रही है कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतने के बाद एकाएक गायब हो जाएंगे क्योंकि वो NRI हैं और अदर स्टेट से जो जी देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, जिसकी जो मानसिकता होती है, जो जैसा व्यवहार करता है वो दूसरे लोग ऐसे सोचता है। आज 10 साल के अंदर जनता इस बात की गवाह है कि मौजूदा हमारे सांसद जी कभी क्षेत्र में टहले नहीं, इसलिए उनको लगता है कि आने वाला सांसद भी ऐसे ही करेगा। मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज जिस पल्ले की धरती पर बैठे हैं, ये मेरे पुरखों की धरती है, मेरे बाबा के बाबा भी यहीं से थे और हम भी पलिया के ही रहने वाले हैं। सरकार बनाने के बाद, सांसद चुने जाने के बाद हम यहीं पर रहेंगे। जनता के बीच में जिस प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं ऐसे लगातार करते रहेंगे। उनकी आवाज़ को संसद तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ और मैं अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। मैं आपसे बात करता हूँ किस आपकी बात का जवाब देते हुए ये सब जान चुके हैं और अब जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है। इसी प्रकार से 400 पार का नारा भी एक जुमला ही है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और जनता की जब ये बात सुनती है तो कहती है 400 पार नहीं, 400 पर हार है भारतीय जनता पार्टी की। आपको क्या लगता है इस बार गठबंधन से सरकार बनेगी या केवल बसपा? जी देखिए, जो पार्टी मजबूत होती है, जिसमें कैलिबर होता है, दम होता है, बारूद होता है, उसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। मजबूत पार्टियाँ जो चुनाव जीतने के सक्षम होती हैं वो अपने दम पर चुनाव लड़ती हैं। कितने वोटों से? देखिए, अगर आज मैं आपको बता दूं मैं 3 वोट से जीत रहा हूँ तो आने वाले 10 दिन में तो मैं जनसभाएं करूँगा, उसके बढ़ते हुए वोट की गिनती किस प्रकार से होगी। आज हम सीट जीत रहे हैं, बहुमत से जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। आज हम जहाँ पर जा रहे हैं सब लोग हमारे को वादा कर रहे हैं कि कांग्रेस जी आप संघर्ष कीजिए, हम सबकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा क्या है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा बड़ा स्पष्ट है, साफ है और जनता से जुड़ा हुआ है। हम जो मुद्दे लेकर आए हैं, जो मुद्दे उठाते हैं वो यहाँ के लोगों के उठाते हैं, इस क्षेत्र के, इस लोकसभा के उठाते हैं। हम विदेश की या दूसरे प्रदेश की बातें नहीं करते। यहाँ पर जो मुख्य मुद्दे हैं वो यहाँ की सबसे बड़ा बात है गरीबी। गरीबी यहाँ पे मुख्य मुद्दा है, शिक्षा की कमी यहाँ पे मुख्य मुद्दा है, किसानों के खेतों में बाढ़ यहाँ पे मुख्य मुद्दा है, जो ज़मीनी कटान है वो मुख्य मुद्दा है। हमें यहाँ के लोगों की बात सुननी है, उनके लिए काम करना है। बिहार लेकर क्या कहेंगे? लोकसभा का विकास वंचित रही है अभी। जी देखिए, मुझे तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आपने खुद ही बता दिया कि खीरी जो है विकास से वंचित रही है। किसी भी गांव में आप चले जाइए, यहाँ पर मौजूदा सरकार जो केंद्र में भी है और राज्य में भी है, आज उनके पास कोई बहाना नहीं है, ऐसे मुँह छुपाने कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है वो कह सके कि ये कारण रहे इस वजह से हम काम नहीं कर पाए। आज वे राज्य में भी हैं, केंद्र में भी हैं, उनके वादे थे, उनके जुमले थे कि 2022 तक हम सबको पक्का मकान देंगे। पक्का मकान तो बहुत दूर की बात है, कच्चे मकान तक नहीं दिए गए, लोगों को ज़मीन मुहैया नहीं कराई गई। आज की तारीख में अगर आप इस क्षेत्र में देखेंगे तो 76,000 हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जो सरकार किसानों से वापस ले रही है, उनका अधिकार उनसे वापस ले रही है। जो सिख समाज को, जो पंजाबी वर्गों को, जो किसान वर्गों को ज़मीन मुहैया कराई गई थी, जो जंगल मुहैया कराए गए थे, हमारे किसान भाइयों ने उस पर मेहनत कर अपने खून पसीने से मेहनत कर धूप में उसको सींचा बोया, और आज जब वो ज़मीन सिंचाई के लायक है तो किसान उसको वापस ले रही है, पट्टे कैंसिल कर रही है। ये कैसी योजना है? विपक्षी पार्टी लोगों को बरगलाते घूम रही है कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतने के बाद एकाएक गायब हो जाएंगे क्योंकि वो NRI हैं और अदर स्टेट से जो जी देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, जिसकी जो मानसिकता होती है, जो जैसा व्यवहार करता है वो दूसरे लोग ऐसे सोचता है। आज 10 साल के अंदर जनता इस बात की गवाह है कि मौजूदा हमारे सांसद जी कभी क्षेत्र में टहले नहीं, इसलिए उनको लगता है कि आने वाला सांसद भी ऐसे ही करेगा। मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज जिस पल्ले की धरती पर बैठे हैं ये मेरे पुरखों की धरती है, मेरे बाबा के बाबा भी यहीं से थे और हम भी पलिया के ही रहने वाले हैं। सरकार बनाने के बाद, सांसद चुने जाने के बाद हम यहीं पर रहेंगे।
जनता के बीच में जिस प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं ऐसे लगातार करते रहेंगे। उनकी आवाज़ को संसद तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ और मैं अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। मैं आपसे बात करता हूँ। किस की बात का जवाब देते हुए ये सब जान चुके हैं और अब जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है। इसी प्रकार से 400 पार का नारा भी एक जुमला ही है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और जनता की जब ये बात सुनती है तो कहते हैं 400 पार नहीं 400 पर हार है भारतीय जनता पार्टी की। आपको क्या लग रहा है इस बार गठबंधन से सरकार बनेगी या केवल बसपा? जी देखिए, जो पार्टी मजबूत होती है, जिसमें कैलिबर होता है, दम होता है, बारूद होता है, उसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। मजबूत पार्टियां जो चुनाव जीतने के सक्षम होती हैं वो अपने दम को चुनाव लड़ती हैं। कितने वोटों से चुनाव? देखिए, अगर आज मैं आपको बता दूं मैं 3 वोट से जीत रहा हूँ तो आने वाले 10 दिन में जो मैं जनसभाएं करूँगा उसके बढ़ते हुए वोट की गिनती किस प्रकार से होगी। आज हम सीट जीत रहे हैं, बहुमत से जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। आज हम जहाँ पर जा रहे हैं सब लोग हमारे को वादा कर रहे हैं कि काला जी आप संघर्ष कीजिए, हम सबकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा क्या है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा बड़ा स्पष्ट है, साफ है और जनता से जुड़ा हुआ है। हम जो मुद्दे लेकर आए हैं, जो मुद्दे उठाते हैं वो यहाँ के लोगों के उठाते हैं, इस क्षेत्र के, इस लोकसभा के उठाते हैं। हम विदेश की या दूसरे प्रदेश की बातें नहीं करते। यहाँ पर जो मुख्य मुद्दे हैं वो यहाँ की सबसे बड़ा बात है गरीबी। गरीबी यहाँ पे मुख्य मुद्दा है, शिक्षा की कमी यहाँ पे मुख्य मुद्दा है, किसानों के खेतों में बाढ़ यहाँ पे मुख्य मुद्दा है, जो ज़मीनी कटान है वो मुख्य मुद्दा है। हमें यहाँ के लोगों की बात सुननी है, उनके लिए काम करना है। विधान लेकर क्या कहिए कि लोकसभा का विकास से वंचित रही है अभी? जी देखिए, मुझे तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने खुद ही बता दिया कि खीरी जो है विकास से वंचित रही है। किसी भी गांव में आप चले जाइए, यहाँ पर मौजूदा सरकार जो केंद्र में भी है और राज्य में भी है, आज उनके पास कोई बहाना नहीं है, ऐसे मुंह छुपाने कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है वो कह सके कि ये कारण रहे इस वजह से हम काम नहीं कर पाए। आज वह राज्य में भी हैं, केंद्र में भी हैं। उनके वादे थे, उनके जुमले थे कि 2022 तक हम सबको पक्का मकान देंगे। पक्का मकान तो बहुत दूर की बात है, कच्चे मकान तक नहीं दिए गए, लोगों को ज़मीन मुहैया नहीं कराई गई। आज की तारीख में अगर आप इस क्षेत्र में देखेंगे तो 76,000 हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जो सरकार किसानों से वापस ले रही है, उनका अधिकार उनसे वापस ले रही है। जो सिख समाज को, जो पंजाबी वर्गों को, जो किसान वर्गों को ज़मीन मुहैया कराई गई थी, जो जंगल मुहैया कराए गए थे, हमारे किसान भाइयों ने उस पर मेहनत कर अपने खून पसीने से मेहनत कर धूप में उसको सींचा बोया और आज जब वो ज़मीन सिंचाई के लायक है तो किसान उसको वापस ले रही है, पट्टे कैंसिल कर रही है। ये कैसी योजना है? विपक्षी पार्टी लोगों को बरगलाते घूम रही है कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतने के बाद एकाएक गायब हो जाएंगे क्योंकि वो NRI है और अदर स्टेट से जो है। जी देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, जिसकी जो मानसिकता होती है, जो जैसा व्यवहार करता है वो दूसरे लोग ऐसे सोचता है। आज 10 साल के अंदर जनता इस बात की गवाह है कि मौजूदा हमारे सांसद जी कभी क्षेत्र में टहले नहीं, इसलिए उनको लगता है कि आने वाला सांसद भी ऐसे ही करेगा। मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज इस पल्ले की धरती पर बैठे हैं, ये मेरे पुरखों की धरती है। मेरे बाबा के बाबा भी यहीं से थे और हम भी पलिया के ही रहने वाले हैं। सरकार बनाने के बाद, सांसद चुने जाने के बाद हम यहीं पर रहेंगे। जनता के बीच में जिस प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं ऐसे लगातार करते रहेंगे। उनकी आवाज़ को संसद तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ और मैं अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। मैं आपसे बात करता हूँ। किस की बात का जवाब देते हुए ये सब जान चुके हैं और अब जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है। इसी प्रकार से 400 पार का नारा भी एक जुमला ही है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और जनता की जब ये बात सुनती है तो कहते हैं 400 पार नहीं 400 पर हार है भारतीय जनता पार्टी की। आपको क्या लग रहा है इस बार गठबंधन से सरकार बनेगी या केवल बसपा? जी देखिए, जो पार्टी मजबूत होती है, जिसमें कैलिबर होता है, दम होता है, बारूद होता है, उसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। मजबूत पार्टियां जो चुनाव जीतने के सक्षम होती हैं वो अपने दम को चुनाव लड़ती हैं। कितने वोटों से चुनाव? देखिए, अगर आज मैं आपको बता दूं मैं 3 वोट से जीत रहा हूँ तो आने वाले 10 दिन में जो मैं जनसभाएं करूँगा उसके बढ़ते हुए वोट की गिनती किस प्रकार से होगी। आज हम सीट जीत रहे हैं, बहुमत से जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। आज हम जहाँ पर जा रहे हैं सब लोग हमारे को वादा कर रहे हैं कि काला जी आप संघर्ष कीजिए, हम सबकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा क्या है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा बड़ा स्पष्ट है, साफ है और जनता से जुड़ा हुआ है।
हम जो मुद्दे लेकर आए हैं, जो मुद्दे उठाते हैं, वो यहाँ के लोगों को उठाते हैं, इस क्षेत्र के, इस लोकसभा को उठाते हैं। हम विदेश की या दूसरे प्रदेश की बातें नहीं करते। यहाँ पर जो मुख्य मुद्दे हैं वो यहाँ की सबसे बड़ा बात है गरीबी। गरीबी यहाँ पे मुख्य मुद्दा है। शिक्षा की कमी यहाँ पे मुख्य मुद्दा है। किसानों के खेतों में बाढ़ यहाँ पे मुख्य मुद्दा है। जो ज़मीनी कटान है वो मुख्य मुद्दा है। हमें यहाँ के लोगों की बात सुननी है, उनके लिए काम करना है। विधान लेकर क्या कहिए, खीरी लोकसभा का विकास से वंचित रही है अभी? देखिए, मुझे तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने खुद ही बता दिया कि खीरी जो है विकास से वंचित रही है। किसी भी गांव में आप चले जाइए, यहाँ पर मौजूदा सरकार जो केंद्र में भी है और राज्य में भी है, आज उनके पास कोई बहाना नहीं है, ऐसे मुंह छिपाने कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है वो कह सके कि ये कारण रहे इस वजह से हम काम नहीं कर पाए। आज वे राज्य में भी हैं, केंद्र में भी हैं। उनके वादे थे, उनके जुमले थे कि 2022 तक हम सबको पक्का मकान देंगे। पक्का मकान तो बहुत दूर की बात है, कच्चे मकान तक नहीं दिए गए, लोगों को ज़मीन मुहैया नहीं कराई गई। आज की तारीख में अगर आप इस क्षेत्र में देखेंगे तो 76,000 हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जो सरकार किसानों से वापस ले रही है, उनका अधिकार उनसे वापस ले रही है। जो सिख समाज को, जो पंजाबी वर्गों को, जो किसान वर्गों को ज़मीन मुहैया कराई गई थी, जो जंगल मुहैया कराए गए थे, हमारे किसान भाइयों ने उस पर मेहनत कर अपने खून पसीने से मेहनत कर धूप में उसको सींचा बोया, और आज जब वो ज़मीन सिंचाई के लायक है तो किसान उसको वापस ले रही है, पट्टे कैंसिल कर रही है। ये कैसी योजना है? विपक्षी पार्टी लोगों को बरगलाते घूम रही है कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतने के बाद एकाएक गायब हो जाएंगे क्योंकि वो NRI हैं और अदर स्टेट से जो जी देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, जिसकी जो मानसिकता होती है, जो जैसा व्यवहार करता है वो दूसरे लोग ऐसे सोचता है। आज 10 साल के अंदर जनता इस बात की गवाह है कि मौजूदा हमारे सांसद जी कभी क्षेत्र में टहले नहीं, इसलिए उनको लगता है कि आने वाला सांसद भी ऐसे ही करेगा। मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज जिस पल्ले की धरती पर बैठे हैं ये मेरे पुरखों की धरती है। मेरे बाबा के बाबा भी यहीं से थे और हम भी पलिया के ही रहने वाले हैं। सरकार बनाने के बाद, सांसद चुने जाने के बाद हम यहीं पर रहेंगे। जनता के बीच में जिस प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं ऐसे लगातार करते रहेंगे। उनकी आवाज़ को संसद तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ और मैं अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। मैं आपसे बात करता हूँ।